हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग विद्युत ए स्थिर विद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत ए स्थिर विद्युतिकी एक न्यू चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं विद्युत आवेश संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो विद्युत आवेश संबंधी सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है यूनान के दार्शनिक थेल्स ने किया है। किसने किया है? तो विद्युत आवेश संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम थेल्स ने किया है, जो यूनान के थे 600 ईसा पूर्व में किया था। यह किसने प्रमाणित किया कि अंबर व बिल्ली किसने प्रमाणित किया कि अंबर व बिल्ली के खाल की भांति अन्य बहुत सी वस्तुएं आपस में रगड़ने पर आकर्षण का गुण पैदा करती है। तो गिलर्बर्ट महोदय ने किया है। किसने किया है? तो डॉक्टर गिलर्बर्ट महोदय ने। आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग किसने किया? तो आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ठीक है। आवेशन की क्रिया में किसका हस्तांतरण होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है, जो ऋणात्मक आवेशों का। ठीक है। आवेशन की क्रिया में किसका हस्तांतरण होता है? तो ऋणात्मक आवेशों के इलेक्ट्रॉनों का। ओके। धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया किसके कारण होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। धातुओं में विद्युत चालन की प्रक्रिया जो होती है ना, क्रिया किसके कारण होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का, यानी कि विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हम विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश किस प्रकार की है? तो वो है अदिश राशि है। आवेश किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेशों का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेशों का मान जो होता है ना 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अति चालकता का गुण होता है, अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी का गुण क्या होता है? तो अति निम्न ताप पर कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान शून्य होना। ठीक है। तो अति चालकता क्या है? तो सुपर कंडक्टिविटी जो होता है ना, कंडक्टिविटी क्या होता है? तो अति निम्न ताप पर कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान शून्य होना। ठीक है। तो अति निम्न ताप पर कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए, उसे ही अति चालकता कहते हैं। ठीक है। अति निम्न ताप किसे कहते हैं? तो क्रांतिक ताप को हम अति निम्न ताप कहते हैं। अति चालकता की खोज किसने किया है? तो कैमरलिंग ओन्स ने किया है। कैमरलिंग ओन्स ने 1911 में किया था। अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी का खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो भौतिक शास्त्री कैमरलिंग ओन्स ने 1911 में किया है। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? तो सामान्य तापमान पर। किस पर? तो सामान्य तापमान पर। राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1991 फरवरी में किया गया था। राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 1991 में किया गया था। नौ आविष्कृत उच्च ताप अति चालक क्या है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। नौ यानी कि नया आविष्कृत उच्च ताप अति चालक क्या है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। किस अति चालकता द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान कितना होता है? तो 133 केल्विन होता है। किसी अति चालकता द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान कितना होता है? तो 133 केल्विन होता है। अति चालक पदार्थ के गुण होते हैं। अति चालक पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं? तो अति चालक पदार्थ के गुण होते हैं। पदार्थ की प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो। अति चालकता का मतलब हो गया कि पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। पदार्थ प्रति चुंबकीय व्यवहार करता है हो, अर्थात पूर्ण चुंबकीय कवच। जैसे पदार्थ प्रति चुंबकीय व्यवहार करता हो, अर्थात पूर्ण चुंबकीय कवच। पूर्ण जो चुंबक होता है उसी के कवच की भांति जो होता है ना पदार्थ काम करना चाहिए, उसका प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाना चाहिए। जैसे कि नियोबिस्टन क्या होता है? नियोबिस्टन होता है। ठीक है। एक होता है नियोबिस्टन, दूसरा होता है सिरेमिक्स। नियोमिस्टन, उसके बाद में सिरेमिक हो गया। उसके बाद में थैलियम, बेरियम और कॉपर ऑक्साइड। थैलियम, बेरियम और कॉपर ऑक्साइड होता है। नियोबिस्टन, सिरेमिक्स, थैलियम, बेरियम और कॉपर ऑक्साइड। आगे देखते हैं। आगे है कि अति चालकता बनाने के लिए सर्वोच्च धातुएं कौन कौन सी है? ठीक है। और क्यों? अति चालक बनाने के लिए सर्वोच्च धातुएं कौन सी है? तो एक तो सीसा हो गया Pb,
उसके बाद में Hg पारा, क्योंकि इन्हें अपेक्षाकृत उच्च ताप पर ही अतिचालक बनाया जा सकता है। उच्च ताप पर ही हम सीसा और पारा को अतिचालक बना सकते हैं। तो अतिचालक बनाने के लिए सर्वोच्च धातुएं कौन सी है? तो सीसा और पारा है। कूलम्ब का नियम या विद्युत बल के नियम। कूलम्ब का नियम, दो आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है? कूलम्ब का प्रथम नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो आवेशों का बल, दूसरा नियम कहता है कि दो आवेशों का बल उनके मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम्ब का नियम हो गया कि Q1 × Q2 बटा r²। ठीक है, दो आवेशों के बीच के गुणनफल और के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि F यानी कि फ्रीक्वेंसी F जो होता है ना, फोर्स समानुपाती जो होता है ना Q1 × Q2 बाई r²। ओके, किस तापमान पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है? तो परम शून्य ताप पर। किस ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाएगी? तो अर्धचालक की चालकता शून्य तब होगी जब वह परम शून्य ताप पर हो। ठीक है, किस ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है? तो परम शून्य ताप पर। अर्धचालक में विद्युत चालन होते हैं इलेक्ट्रॉन और एवं होल्स दोनों के द्वारा। अर्धचालक में विद्युत चालन होता है कैसे? तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के द्वारा। चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध व विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर क्या होगी? तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है और चालकता घटती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है तथा चालकता घटती है। अर्धचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होगा? तो अर्धचालक में जो चालकता शून्य कब होती है? तो अर्धचालक में अर्धचालकता की चालकता शून्य कब हो जाएगी? तब परम शून्य ताप पर होता है। तो वहीं अर्धचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक में अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसका विद्युत प्रतिरोध घट जाएगा लेकिन चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक पदार्थों में कुछ अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युत चालकता के सम्मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक पदार्थों में कुछ अशुद्धियाँ मिला देंगे तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त धातु। ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे। कार्बन, सेलेनियम और कैडमियम। ट्रांजिस्टर में हम सिलिकॉन, मुख्य सिलिकॉन ही होता है। तो ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग कर देंगे? सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया और कैडमियम होता है। ठीक है, सिलिकॉन, कार्बन, सेलेनियम और कैडमियम। ठीक है, Cd कैडमियम होता है, सेलेनियम होता है, कार्बन और सिलिकॉन होता है। ओके, कथन वह कारण सही है एक दूसरे की व्याख्या करता है। कथन है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा, तड़ित चालक को बनाने में लोहे की छड़ की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। ठीक है, अगर हम तड़ित चालक बनाते हैं तो उसमें लोहे की छड़ों की अपेक्षा हम तांबे की छड़ों का, लोहे नहीं बल्कि तांबे के छड़ का प्रयोग करते हैं। तो लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, तो तांबा क्या होता है? जल्दी नहीं ऑक्सीकृत होकर के जंग लगेगा और ये जो होता है ना विद्युत के, लोहे से अधिक जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। तड़ित यानी कि बिजली चमकना से वृक्ष में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि तड़ित में विद्युत ऊर्जा अत्यधिक होती है। तड़ित से वृक्ष में आग लग जाती है, यानी कि जो बिजली चमकता है उससे वृक्ष में आग लग जाती है, क्योंकि तड़ित में विद्युत ऊर्जा जो होती है ना, इसमें विद्युत ऊर्जा अत्यधिक होती है। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा में से कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ठीक है, उसके बाद में आगे है कि झामा। झामा यानी कि जला हुआ कोयला में से कौन सा तत्व निकाला जाता है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है? तो जर्मेनियम का। ठीक है, तो झामा यानी जला हुआ कोयला से कौन सा तत्व निकाला जाता है? तो जले हुए कोयले से हम कौन सा तत्व निकालेंगे जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होगा? तो जर्मेनियम को निकालते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो जर्मेनियम का। कथन, अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। अर्धचालक की विद्युत चालकता के ताप बढ़ने पर बढ़ेगा और उसका प्रतिरोध जो होता है ना, अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। किस अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है ना,
का प्रतिरोध गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होता है, गर्म करने पर प्रतिरोध घटेगा। कथन व कारण सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, तड़ित चालक क्या होता है, तो इमारतों को नष्ट होने से बचाता है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, ये आवेश को क्या करता है, पृथ्वी तक भेज देता है। ठीक है, तड़ित चालक के सिरों के ऋणावेशित कण, तड़ित चालकों के सिरों के ऋणावेशित कण बादलों के धनावेश के संपर्क में आकर के उन्हें पृथ्वी के गर्भ में पहुंचा देता है। तड़ित चालक के सिरों के ऋणावेशित कण जो होता है ना, बादल के धनावेश के संपर्क में आकर के उन्हें गर्म पृथ्वी के गर्भ में पहुंचा देता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो अनंत हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाएगा परम शून्य ताप पर। ठीक है, और चालकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। ठीक है, परम शून्य ताप में अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, लेकिन चालकता क्या हो जाएगी, चालकता जो होती है ना शून्य हो जाती है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन यानी कि परम शून्य ताप पर क्या होती है, तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ क्या आदर्श कुचालक की भांति काम करता है। क्योंकि शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श कुचालक की भांति कार्य करता है। कार से यात्रा करते समय यदि तड़ित घात यानी कि लाइटिंग की संभावना हो तो हमें क्या करना चाहिए, कार के शीशे दरवाजे सब अच्छी तरह से, कार के दरवाजे और सब अच्छी तरह से बंद कर लेना चाहिए, ताकि कार एक खोखले गोले की भांति कार्य करे और तड़ित घात होने पर आवेश कार के अंदर ना आ सके। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो आवेश के संरक्षण का नियम क्या है, तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर वह गर्म क्यों हो जाता है, किसी चालक में अगर धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो गर्म क्यों होगा, क्योंकि धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉन का पदार्थ में के परमाणुओं से टकराने की आवृत्ति बढ़ जाती है। क्योंकि धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉन का पदार्थों के परमाणुओं से टकराने की आवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, अब आते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। विद्युत धारा कैसे जाता है, तो विद्युत धारा जो होता है निम्न विभव से, जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा है। ठीक है, धनावेश यानी कि धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे है तो धारा जो होता है ना ऐसे बहेगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होगी, और धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा के परिणाम व दिशा दोनों होने के बावजूद किस प्रकार की राशियाँ हैं, तो अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी यह अदिश राशि है, क्योंकि यह जोड़ पृथ्वी के नियम का पालन नहीं करता है। क्योंकि यह जोड़ के पृथ्वी नियम का पालन नहीं करता है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा में जो होता है ना परिणाम और दिशा दोनों होता है। विद्युत धारा में परिणाम और दिशा दोनों होता है, क्योंकि यह जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में हो। ठीक है, यदि किसी परिपथ में धारा के प्रवाह सदैव एक ही दिशा में हो तो उसे क्या कहेंगे, दिश धारा कहेंगे, डायरेक्ट करंट। एक ही दिशा में हो, अगर परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक दिशा में हो तो उसे डायरेक्ट करंट कहेंगे। जैसे कि बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा, जैसे कि बैटरी में प्रवाहित होने वाला धारा क्या है, डीसी है, यानी कि डायरेक्ट करंट। प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं, ऐसी विद्युत धारा जो निश्चित समयांतरालों के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा बदलती रहती है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव धारा वो होती है ये निश्चित समयांतराल के बाद जो होता है ना अपनी धारा को बदलती रहती है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा कितनी आवृत्ति की होती है, तो 50 हर्ट्ज। ठीक है, भारत में उत्पादित जो होता है ना अल्टरनेटिव करंट जो होता है ना, भारत में उत्पादित जो होता है ना अल्टरनेट करंट कितनी आवृत्ति की होती है, तो 50 हर्ट्ज की होती है। यदि प्रतिवर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त करने के हेतु किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो एसी से डीसी में बदलने के लिए
प्रतिवर्ती धारा से दिष्ट धारा बदलने के लिए उसे हम इन्वर्टर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? तो AC को DC में बदलने के लिए इन्वर्टर की ज़रूरत होती है। ठोसीय अवस्था वाले किस अधातु में धारा प्रवाहित हो सकती है? तो ग्रेफाइट। ठोसीय अवस्था वाले किस धातु में धारा प्रवाहित हो सकती है? तो ग्रेफाइट। AC और DC में अंतर, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा, AC और DC। घरों में आने वाले प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। घरों में आने वाली जो प्रतिवर्ती धारा है, अल्टरनेटिव करंट है, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इस धारा की आवृत्ति 0 होती है। दिष्ट धारा जो होती है ना, डायरेक्ट करंट की आवृत्ति क्या होती है? तो 0 होती है। ठीक है। घरों में आने वाली प्रतिवर्ती धारा, घर में प्रतिवर्ती धारा आती है जिसका 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, 0 हर्ट्ज होती है DC की। ओके। उसके बाद में है यह समान वोल्टता की जो दिष्ट आपका प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, यह समान वोल्टता की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है। यह समान वोल्ट की जो दिष्ट धारा है, यानी कि आपका बैटरी वाला धारा है, दिष्ट धारा है, उससे खतरनाक है, क्योंकि इसका अधिकतम मान आभासी मान का √2 या 1.44 गुना होता है। ठीक है। इसका अधिकतम मान आभासी मान का √2 गुना होता है। यह समान वोल्टता की जाएगी। दिष्ट धारा और प्रतिरोध दोनों का वोल्टेज जो होता है ना, इसकी वोल्टेज जो होता है ना समान हो, तो जो करंट अल्टरनेटिव करंट है यह ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसका आभासी मान का, कि इसका अधिकतम मान जो होता है ना आभासी मान का √2 गुना होता है। यह समान वोल्टता के प्रतिवर्ती धारा से कम खतरनाक है, क्योंकि इसके आभासी मान व अधिकतम मान बराबर होते हैं। इसका आभासी मान जो होता है ना, इसका अधिकतम मान जो होता है ना, क्योंकि इसका अधिकतम मान आभासी मान का जो होता है ना √2 गुना होता है, तो इसका अधिकतम मान जो होता है ना और आभासी मान दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। इसका ट्रांसफार्मर द्वारा दूरस्थ स्थानों पर संचरण आसान व सस्ता होता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा जो होता है ना अल्टरनेटिव करंट को ले जाते हैं। इसका दूरस्थ स्थानों पर संचरण कठिन होता है। ठीक है। दूर के लिए हम बैटरी जो होता है DC धारा को नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर से ले जा सकते हैं। ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम AC का डायरेक्ट वोल्टेज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा DC का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके संचरण में ऊर्जा का हानि होता है। ठीक है। इसके संचरण में ऊर्जा का हानि अधिक होती है। इसके संचरण में ऊर्जा हानि कम होता है। ऊर्जा का हानि कम होगा किसमें? AC में और DC में ऊर्जा का हानि अधिक होता है। यह धारा समय के साथ साथ आवृत्ति रूप से परिवर्तनीय है। यह समय के साथ बदलती रहती है अल्टरनेटिव धारा। यह समय के साथ साथ आवृत्ति परिवर्तनीय नहीं होती है। ये धारा जो होती है ना नहीं बदलती है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि परिवर्तनीय होती है और ये धारा जो होता है ना समय के साथ नहीं बदलती है। देखिए इसमें क्या है कि यह धारा जो होता है ना, एक धारा जा रही है, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक ये है, ये जो होता है ना समय के साथ T4 है, 3T4, इस समय के साथ क्या होती है? बदल रही है, यानी कि यहाँ पे ऊपर नीचे कर रही है। ठीक है। सिरिंग और गर्त के करीब में जा रही है, तो ये चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे धारा जो होता है ना, विद्युत धारा I जो होता है ना चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी का विभव मान क्या होता है? तो पृथ्वी का विभव मान क्या होता है? हमेशा शून्य। पृथ्वी का विभव मान जो होता है ना हमेशा, क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। पृथ्वी से कोई आवेश को लेंगे या देंगे, पृथ्वी से कोई आवेश लेंगे या देंगे तो इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पृथ्वी का विभव मान क्या होता है? तो शून्य। पर विभव जो होता है ना शून्य होता है। बताएं हम सेल, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल में किस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा जो होता है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल में, इलेक्ट्रिक सेल में जो होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल में प्रयुक्त होने वाली धातु की दोनों छोरों क्या कहा जाता है? विद्युत सेल में प्रयुक्त धातु की दोनों छोरों को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। विद्युत सेल में प्रयुक्त जो धातु है उसके दोनों छड़ों को क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रोड कहेंगे। धनावेशित छड़ क्या कहलाती है? तो एनोड। पॉजिटिव छड़ जो होते हैं ना, धनावेशित छड़ क्या कहेगी? एनोड। और ऋणावेशित जो होता है ना कैथोड कहलाती है। धनावेशित छड़ें जो होती हैं ना वो होती है धनावेशित एनोड होता है, और ऋणावेशित जो होता है ना कैथोड होती है। मुक्त सेल के रूप विद्युत सेल में प्रयुक्त कितने प्रकार हैं? विद्युत सेल के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल।
विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीय सेल। ठीक है। प्राथमिकी सेल, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। प्राथमिकी सेल जो होता है ना, इसमें रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। और द्वितीय सेल में है कि इसमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तत्पश्चात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए प्रथम सेल और द्वितीय सेल। ठीक है। तो फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल जो होता है ना, प्रथम सेल में क्या होता है, डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे, लेकिन द्वितीय सेल में होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। ठीक है। फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका ऊर्जा घनत्व अधिक होता है। ठीक है। यानी कि प्राथमिकी सेल का ऊर्जा घनत्व अधिक होता है, इसका ऊर्जा घनत्व कम होता है। इसका उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ठीक है। उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है। प्राथमिकी सेल का जो होता है ना प्रतिरोध उच्च होता है, यानी कि उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है। उसके बाद में 4 में है, इसमें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया अनुकर्मणीय है, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। प्राथमिकी सेल को जो होता है ना, प्राथमिकी सेल को पुनः दोबारा जो होता है ना आवेशित करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया अनुकर्मणीय होती है। इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया उत्कर्मणीय होता है, अनुकर्मणीय। ठीक है। प्राथमिकी सेल में जो होता है ना अनुकर्मणीय होता है, प्राथमिकी सेल क्या होता है, अनुकर्मणीय होता है, और द्वितीय सेल जो होता है ना उत्कर्मणीय होता है। अनुकर्मणीय और उत्कर्मणीय होता है। ठीक है। अनुकर्मणीय और उत्कर्मणीय, अनुकर्मणीय जो होता है ना रासायनिक क्रिया अनुकर्मणीय होती है प्राथमिक सेल का, द्वितीय सेल का उत्कर्मणीय होता है। उदाहरण शुष्क सेल, उदाहरण के लिए जो होता है ना शुष्क सेल होता है। ठीक है। तो शुष्क सेल बोल्टियर सेल, डेनियल सेल और लेक्लांसे सेल और मरकरी सेल होता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन होता है, तो शुष्क सेल हो जाएगा, इसके बाद में डेनियल सेल हो जाएगा, बोल्टियर सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल और मरकरी सेल होता है। उसके बाद में द्वितीय सेल में होता है मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, चार्जर और लाइट। देखिए मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की लाइट, इन्वर्टर की बैटरी और चार्जर जो होता है ना की लाइट, ये सब को हम क्या कर सकते हैं, इसको पुनः जो होता है ना चार्ज किया जा सकता है, लेकिन शुष्क सेल, बोल्टियर सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, मरकरी सेल इसको दोबारा नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद में है कि बोल्टियर सेल में कैथोड किसका बना होता है, तो जस्ते का। बोल्टियर सेल में जो होता है ना कैथोड किसका बना होता है, तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, और एनोड जो होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है। एनोड। ठीक है। तो बोल्टियर सेल में कैथोड किसका बना होता है, तो वो होता है जस्ते का। ठीक है। बोल्टियर सेल में कैथोड किसका बना होता है, तो जस्ते का बना होता है, जबकि तांबे की छड़ एनोड का कार्य करता है। ठीक है। तांबा जो होता है एनोड का, और जस्ता किसका प्रयोग करेंगे, तो जस्ता जो होता है ना, ठीक है, कैथोड का। बोल्टियर सेल की क्षमता कितनी होती है, तो 1.08। बोल्टियर सेल 1.08 वोल्ट का होता है। ठीक है। बोल्टियर सेल 1.08 वोल्ट का होता है। शुष्क सेल में एनोड किसका बनाया जाता है, तो कार्बन का। शुष्क सेल में, ये सब प्राथमिकी सेल है। बोल्टियर सेल में कैथोड किसका, तो कैथोड जो होता है ना वो होता है जस्ता का, और एनोड तांबा का होता है। और शुष्क सेल में जो होता है ना एनोड होगा कार्बन का, एनोड किसका होगा, कार्बन का। इस सेल में जस्ते का बर्तन स्वयं कैथोड के कार्य में करते हैं। ठीक है। जस्ता जो होता है ना कैथोड के रूप में इसके भी जस्ता, बोल्टियर में भी जस्ता, और शुष्क सेल में जो होता है ना एनोड में कार्बन। शुष्क सेल की क्षमता 1.5 होती है, लेक्लांसे सेल 1.5। लेक्सांसे सेल और शुष्क सेल और लेक्सांसे सेल जो 1.5 वोल्ट का होता है, 1.08 का होता है आपका बोल्टियर सेल। लेक्सांसे सेल में प्रयुक्त कैथोड की छड़ी कैसी होती है, तो जस्ते की छड़ी होती है, जबकि एनोड के रूप में कार्बन की छड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एनोड के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो हम कार्बन की छड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये सेम है, यानी कि लेक्लांसे सेल और शुष्क सेल जो होता है ना दोनों सेम होता है, दोनों में कार्बन एनोड के रूप में, एनोड कार्बन के रूप में, जस्ता जो होता है ना कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि टॉर्च, रेडियो, ट्रांजिस्टर इत्यादि में कौन सी सेल प्रयुक्त होती है, तो शुष्क सेल। टॉर्च में, रेडियो में और ट्रांजिस्टर में, टॉर्च में, रेडियो, टॉर्च और ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग करेंगे, तो शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। विद्युत घंटी, टेलीफोन इत्यादि में किस सेल, तो लेक्लांसे सेल। विद्युत घंटी, टेलीफोन इत्यादि में कौन सी सेल, तो लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा
को सीसा संचायक सेल में किस रूप में संरक्षित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। विद्युत ऊर्जा को सीसा संचायक सेल में किस रूप से संरक्षित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। दिष्ट धारा की अपेक्षा प्रतिवर्ती धारा से क्या लाभ होता है? तो प्रतिवर्ती धारा में न्यूनतम शक्ति क्षय होता है, के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। सीसा संचायक सेल में किसका प्रयोग करते हैं? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। ठीक है। विद्युत वाहक बल जो होता है ना किसके बराबर होता है? तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रति यूनिट आवेश। ठीक है। ऊर्जा जो होता है ना प्रति यूनिट आवेश होता है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी इंटू की। विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। प्रतिवर्ती धारा के धनात्मक और ऋणात्मक मानों में संपूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? तो आवृत्ति कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट के धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। ओम का नियम। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है। यानी स्थिर ताप पर ओम का नियम है कि V बराबर IR होता है। ओम का नियम है कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात विभवांतर यानी कि V समानुपाती, विभवांतर समानुपाती जो होता है ना I धारा, या V बराबर IR होता है, जहाँ R नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चालक में प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध का मान जो होता है, प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओम जो होता है ना, R बराबर होता है रो, R यानी कि प्रतिरोध बराबर होता है रो L बाई A स्क्वायर एरिया। ठीक है। रो हो गया, L हो गया, R बराबर रो L बाई A स्क्वायर। यानी कि चालक जो होता है ना, चालक के ताप पर प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? तो चालक के ताप पर निर्भर होगा। चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, लंबाई पर। उसके बाद में ये रो होता है प्रकृति यानी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। कौन से पदार्थ उमीय प्रतिरोध का पालन करते हैं? तो उमीय प्रतिरोध जो होता है ना, कौन सा पदार्थ जो होता है ना उमीय प्रतिरोध का पालन करता है? तो मैग्नीज हो जाएगा, तांबा और एल्युमिनियम के तार। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। जैसे कौन से पदार्थ ओमीय प्रतिरोध का पालन करता है? तो मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया और एल्युमिनियम होगा। मैग्नीज, एल्युमिनियम और तांबा। मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और एल्युमिनियम हो जाएगा। मैग्नीज, तांबा और एल्युमिनियम। कौन से पदार्थ अमीय प्रतिरोध का पालन करता है? यानी कि अमीय प्रतिरोध का पालन नहीं करता है तो उसे डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब। ठीक है। डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब जो होता है ना, डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब जो होता है ना, यह अन्य अमोनीय प्रतिरोध का पालन करते हैं। तो अमीय प्रतिरोध का पालन करेगा मैग्नीज, तांबा और एल्युमिनियम के तार। ठीक है। डायोड बल्ब या ट्रायोड बल्ब जो होता है ना, यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ये चाइल्ड लैंगुमिर नियम का भी पालन करती हैं। ये चाइल्ड लैंगुमर नियम का भी पालन करती हैं। ठीक है। चाइल्ड लैंगुमिर नियम का। ये कौन से पदार्थ अनअमीय प्रतिरोध का पालन करते हैं? तो अनअमोनिया जो हो जाएगा। कौन से पदार्थ अमोनिया प्रतिरोध का पालन करेगा? तो डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब। यह चाइल्ड लैंगमुर नियम का भी पालन करता है। डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब जो होता है अनअमोनिया प्रतिरोध का पालन करता है और ये चाइल्ड लैंगमुर नियम का भी पालन करता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो समानांतर क्रम और जो होता है ना, और श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है? तो श्रेणी क्रम जो होता है ना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके चला जाता है। ठीक है। और उसके बाद में समानांतर जो होता है ना, समानांतर क्रम जो होता है ना, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके n तक। ठीक है।
तो R1 R2 कौन सा प्रतिरोध है? श्रेणी क्रम है। प्रतिरोधों के किस प्रकार के संयोजन के समान धारा व विभिन्न भिन्न विभवांतर का प्रवाह होता है? तो श्रेणी क्रम है। देखिए, प्रतिरोधों के किस प्रकार के संयोजन में समान धारा होगा और विभवांतर का प्रवाह जो होता है ना अलग अलग होता है। देखिए, समान धारा होगा तो श्रेणी में, श्रेणी क्रम जो होता है ना, श्रेणी क्रम समान धारा में होती है, लेकिन उसका जो होता है ना प्रवाह जो होता है ना, विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है ना अलग अलग होता है। ठीक है, भी उसकी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि वही है R1/R2 R2 + R3 ऐसे करके संयोजन को समानांतर क्रम कहेंगे। समान विभवांतर व भिन्न भिन्न धारा प्रवाह की क्या संयोजन को समानांतर क्रम। देखिए, जिसमें आपका धारा समान हो और विभवांतर अलग अलग हो। ठीक है, जिसमें धारा समान है, ठीक है, वह हो जाएगा श्रेणी क्रम में। जिसमें धारा समान नहीं है, विभवांतर समान है, उसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का उस एसआई मात्रक का प्रतिरोधकता हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, तो इनमें से किस बल्ब में उच्चतम अवरोध है? तो मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्च प्रतिरोध है। मोटर बैटरी के संबंध में कथन सही है। तो मोटर बैटरी जो होता है, मोटर कार की बैटरी जो होती है, यह वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। मोटर कार की बैटरी में जो होता है ना सामान्यतः 12 वोल्ट की बैटरी होती है। मोटर कार में जो बैटरी लगी रहती है 12 वोल्ट की होती है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड लेड डाई ऑक्साइड PbO2 व लेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड लेड, इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है ना लेड डाई ऑक्साइड होता है। लेड डाई ऑक्साइड जो होता है ना इसका इलेक्ट्रोड होता है और लेड होता है। इलेक्ट्रोड में लेड यानी कि PbO2 यानी Pb का मतलब लेड डाई ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड लेड होता है। धारिता को एम्पियर घंटा में मापते हैं। धारिता को जो होता है ना विद्युत धारा को एम्पियर घंटा में मापते हैं। ठीक है, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किस में होता है? तो निकल जो होता है ना आपका निकल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग किस में करते हैं? कैलकुलेटर में। उसके बाद में कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व ट्रांजिस्टर में। निकल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग, निकल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो कैलकुलेटर में करेंगे। उसके बाद में कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में व ट्रांजिस्टर में प्रयोग। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। घरेलू विद्युत उपकरणों का संयोजन किस प्रकार क्रम से होता है? तो समानांतर क्रम में होता है। घरेलू विद्युत उपकरण का प्रयोग हम समानांतर क्रम में करेंगे क्योंकि प्रतिरोध की दर क्या होती है? कम होती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैसें भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस। टंगस्टन धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए, टंगस्टन धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए नाइट्रोजन आर्गन गैस भरा जाता है। विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है टंगस्टन के ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए। ठीक है, ब्लैकनिंग की घटना क्या है? तो उच्च ताप पर टंगस्टन धातु का वाष्पीकृत होकर के बल्ब की दीवारों को काला करना। ठीक है, देखिए बल्ब में टंगस्टन को जो कि ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस मिलाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं ब्लैंकिंग क्या है? ब्लैकनिंग क्या है? तो उच्च ताप पर टंगस्टन धातु का वाष्पीकृत होकर के बल्ब की दीवारों को काला करना। टंगस्टन धातु जो होता है ना उच्च ताप पर क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे दीवारों का काला हो जाना। बल्ब के तंतु टंगस्टन धारा में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक जो होता है ना 3500 डिग्री सेल्सियस उच्च होता है। ठीक है, बल्ब में तंतु टंगस्टन धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो बल्ब में जो टंगस्टन धातु का प्रयोग हम करते हैं, क्यों करते हैं? तो वह 3500 डिग्री सेल्सियस होता है उसका उच्च गलनांक क्या होता है? उच्च गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद में साधारण बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 5 से 10%। साधारण बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा का कितना प्रतिशत? देखिए साधारण जो बल्ब है, साधारण बल्ब उसमें विद्युत धारा का कितना प्रतिशत जो होता है प्रकाश में कन्वर्ट होता है? तो 5 से 10% होता है। विद्युत बल्ब से वायु क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि उच्च ताप पर तंतु वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो सकता है। ठीक है, देखिए विद्युत बल्ब से वायु को निकाला जाता है क्योंकि वह ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए। क्योंकि उच्च ताप पर तंतु वायु में उपस्थित
ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में बल्ब में निष्क्रिय गैसें क्यों भरी जाती है? क्योंकि निष्क्रिय गैसों के अभाव में तंतु वाष्पित हो सकता है। ठीक है। निष्क्रिय गैस के अभाव में तत्व क्या हो जाएगा? तंतु जो होता है ना वाष्पित हो सकता है, जिसके लिए निष्क्रिय गैस भरा जाता है। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तब 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। 33 कितना होता है? तो 15 से 2500 डिग्री सेल्सियस के करीब में होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है ना 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो जिससे बल्ब के तापमान कितना सामान्य 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन धातु की खोज किसने किया था? तो बर्गमैन ने किया था 1781 में। ठीक है। टंगस्टन धातु का प्रयोग किसने किया था? तो टनबर्न बर्गमैन ने किया था। टंगस्टन का बर्ग ने किया था, टनबर्ग ने किया था 1781 में। कब किया था? 1781 में किया था। ठीक है। उसके बाद में है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्ति बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ साथ पारावाष्प। देखिए फ्लोरेंस ट्यूब जो होता है ना, फ्लोरेंस ट्यूब में जो होता है ना, एक तो विद्युत बल्ब होगा, उसमें आर्गन गैस नाइट्रोजन के साथ भरा जाएगा, और फ्लोरेंस ट्यूब में जो होता है ना आर्गन के साथ साथ होता है ना पारावाष्प को भरा जाता है। आर्गन के स्थान पर जेनॉन या नियोन गैस भी भरी जा सकती है। ठीक है। तो फ्लोरेंस ट्यूब में आर्गन गैस और ठीक है आर्गन गैस के साथ साथ पारावाष्प भरा जाता है, लेकिन आर्गन के स्थान पर जेनॉन या रियोन जो होता है ना, जेनॉन या नियोन जो होता है ना, नियोन या जेनॉन भर सकते हैं। बिजली बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेंस ट्यूब को अधिक अधिमान दिया जाता है। क्यों? बिजली बल्ब जो होता है ना साधारण बल्ब से फ्लोरेंस ट्यूब जो होता है ना, क्योंकि समान बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेंस ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश के परिवर्तन लगभग 60 से 70% अधिक मात्रा में करती है। देखिए विद्युत बल्ब जितना प्रकाश करेगा विद्युत ऊर्जा का जितना परसेंट, उसका 60 से 70% अधिक जो होता है ना फ्लोरेंस ट्यूब करता है प्रकाश। श्वेत प्रकाश को ट्यूबलाइट में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित कर। श्वेत प्रकाश को ट्यूबलाइट में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को ट्यूबलाइट में हम कैसे पैदा करेंगे? तो अणुओं को दोलित करके, अणुओं को दोलित करके हम पैदा कर सकते हैं। प्रतिदीप्ति नलिकाएं के साथ प्रयुक्त चोक कुंडली का क्या कार्य है? प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ प्रयुक्त चोक कुंडली का क्या कार्य है? तो चोक कुंडली प्रेषित धारा की वोल्टता को बढ़ाती है। जो भेजा गया यानी कि प्रेषित धारा है, जो भेजा जा रहा धारा है उसकी वोल्टता को क्या बढ़ाती है? चोक कुंडली। चोक कुंडली जो होता है ना प्रतिदीप्ति नलिकाओं में क्यों लगाया जाता है? तो क्योंकि चोक कुंडली प्रेषित धारा को वोल्टता को बढ़ाती है। ठीक है, बढ़ाती है। ट्यूबलाइट में स्टार्टर का क्या कार्य है? तो ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो ट्यूबलाइट में स्टार्टर जो होता है ना, स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं विद्युत धारा के मान को बढ़ाकर ट्यूबलाइट जलने में सहायता करना। विद्युत धारा के मान को बढ़ा करके ट्यूबलाइट के जलने में सहायता करता है स्टार्टर। ठीक है। इसके उपरांत इसका कार्य समाप्त हो जाता है। ट्यूबलाइट में हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो होता है ना विद्युत धारा के मान को बढ़ा करके ट्यूबलाइट को जलने में जो होता है ना सहायता करता है स्टार्टर। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? टंगस्टन और सोडियम धातु का। हैलोजन लैंप जो होता है ना, हैलोजन लैंप का तंतु जो होता है ना किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है हैलोजन बम के तंतु, या सोडियम का बना होता है? हैलोजन या सोडियम धातु का बना होता है। हैलोजन लैंप के तंतु में सोडियम धातु मिलाने पर क्या प्रयोग होगा? हैलोजन लैंप के तंतु में सोडियम धातु, देखिए हैलोजन लैंप में तो या तो टंगस्टन का प्रयोग करेंगे, किस मिश्र धातु का बना होता है? तो और टंगस्टन और सोडियम का। हैलोजन लैंप के तंतु में सोडियम धातु को मिलाने पर क्या होता है? तो लैंप के तंतु में सोडियम धातु को मिला होने से यह पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है। तो हैलोजन लैंप में जो होता है ना अगर सोडियम मिलाते हैं तो पीला प्रकाश करता है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट में होता है। विभिन्न उपकरणों से प्रयुक्त तंतु तथा उनके गुण। एक तो उपकरण हो गया, तंतु में प्रयुक्त धातु हो गया, और धातु के गुण। हीटर में, ब्लोअर में, इमर्सन रॉड। ठीक है। एक तो हीटर, ब्लोअर और इमर्सन रॉड में किस तंतु का प्रयोग करेंगे? तो निकेल का, नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का। देखिए नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, निकेल और क्रोमियम का। ठीक है। निकेल और क्रोमियम, नाइक्रोम का प्रयोग करेंगे हीटर के तार में, ब्लोअर में, हीटर के तार में, ब्लोअर में तथा इमर्सन रॉड में। हीटर, ब्लोअर और इमर्सन रॉड में हम नाइक्रोम यानी कि निकेल क्रोमियम का प्रयोग करेंगे। इस धातु के गुण क्या होता है? तो हीटर का उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है। ठीक है। हीटर, ब्लोअर और इमर्सन रॉड। हीटर
ब्लोअर और इमर्सन रड में जो होता है ना उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, ठीक है, और इसमें हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या है? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो विद्युत बल्ब में तंतु के रूप में हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। इसका उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, अति उच्च गलनांक, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करेंगे तो इसका भी उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। हैलोजन लाइट, हैलोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु होता है। हैलोजन अभी पढ़ रहे थे, तो हैलोजन में जो होता है ना सोडियम और टंगस्टन का जो होता है ना मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। सोडियम धातु के कारण प्रकाश क्या होता है? पीला होता है, ठीक है। उसके बाद में CFL और ट्यूबलाइट। CF में फॉस्फोर और मरकरी का, फॉस्फोरस और मरकरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। CFL व ट्यूबलाइट, CFL और ट्यूबलाइट में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो फॉस्फोर और मरकरी का प्रयोग करते हैं। श्वेत प्रकाश गैस का आयनीकरण पराबैंगनी किरण, ठीक है। श्वेत प्रकाश गैस का आयनीकरण और पराबैंगनी किरण, ठीक है। तो CFL व ट्यूबलाइट में जो होता है ना किसका प्रयोग करेंगे? तो फॉस्फोर और मरकरी का प्रयोग करते हैं। और इसका धातु का गुण क्या है? तो श्वेत प्रकाश निकालना, गैस का आयनीकरण करना तथा पराबैंगनी पैदा करना, ठीक है। उसके बाद में है LED, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। LED में किस तंतु का प्रयोग करेंगे? तो गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करेंगे। या LED से श्वेत प्रकाश आता है, ठीक है। LED से क्या आता है? तो LED से श्वेत प्रकाश आता है, ठीक है। तो LED में गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करें। LED बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती है? तो कोई भी गैस नहीं। LED में कौन सी गैसें भरी जाती है? तो LED में कोई गैस नहीं भरी जाती है, क्योंकि इस बल्ब में छोटी छोटी लाइट इमिटिंग डायोड्स के क्लस्टर रूप में होते हैं। तो लाइट इमिटिंग डायोड LED होता है, इसमें कोई भी गैस नहीं भरा जाता है, ठीक है। इसकी भी लाइट इमिटिंग डायोड्स के क्लस्टर के रूप में छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। उसके बाद में CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? CFL में जो होता है ना फॉस्फोर और मरकरी भरा जाता है, वहीं LED में क्या भरता है? LED में हम गैलियम आर्सेनाइड। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और फॉस्फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मरकरी यानी कि पारा वाष्प प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL जो होता है ना, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL जो होता है ना फॉस्फोर और आपका मरकरी यानी कि पारा वाष्प का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक का प्रयोग करता है, ठीक है। LED क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करता है। तो हम CFL क्या होता है? CFL जो होता है ना प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करेगा? तो फॉस्फोर और मरकरी का, परावाष्प का, जबकि LED जो होता है ना अर्धचालक का प्रयोग करता है, ठीक है। उसके बाद में है कि CFL का औसतन काल कितना होता है? तो CFL का औसतन काल 6000 से 15000 घंटा होता है, ठीक है। CFL जो होता है ना 6000 से लेकर के 15000 घंटा तक जल सकता है, जबकि LED लैंप 25 से 30 वर्षों तक चल सकता है, ठीक है। तो CFL बल्ब जो होता है ना CFL इसका 6000 से लेकर के 15000 घंटा तक, लेकिन 20 से 25 साल यानी 25 से 30 साल के रूप में हम LED को जला सकते हैं। LED को 25 से 30 साल तक जला सकते हैं। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। LED की लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, ओके। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? तो फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज बनाया जाता है आपके शीशा और टिन से, ठीक है। विद्युत फ्यूज जो होता है ना किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का बना होता है। विद्युत फ्यूज तार की मोटाई व लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो परिपथ में स्वीकृत धारा की मात्रा पर। विद्युत फ्यूज तार की मोटाई और लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो विद्युत फ्यूज तार की मोटाई और लंबाई, विद्युत फ्यूज तार की जो होता है ना मोटाई और लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो परिपथ में स्वीकृत धारा की मात्रा पर, परिपथ में स्वीकृत धारा की मात्रा पर। विद्युत तार किन धातुओं के बने होते हैं? तो कॉपर और एल्युमिनियम के। विद्युत तार किसका बना होता है? कॉपर यानी और एल्युमिनियम का बना होता है विद्युत तार, कॉपर और एल्युमिनियम का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? तो निम्न गलनांक होगा, ठीक है। फ्यूज तार का निम्न गलनांक होगा, उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो फ्यूज तार किस तार से जुड़ा हो रहता है? तो लीवर तार से, विद्युन्मय लीवर तार से। फ्यूज तार किस तार से जुड़ा रहता है? तो फ्यूज तार जो होता है ना किस तार से जुड़ा रहता है? तो होता है आपका विद्युन्मय लीवर तार से जुड़ा होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार किससे जुड़ा होता है? तो विद्युन्मय लीवर तार से जुड़ा होता है। घरों में विद्युत की मुख्य सप्लाई कितने कोर वाली तारों द्वारा की जाती है? तो घरों में विद्युत मुख्य सप्लाई जो होता है कितने कोर वाली? तो 3 कोर वाली तारों से होती है, ठीक है। घरों में जो विद्युत सप्लाई होता है कितने कोर वाले तार से होता है? 3 कोर वाली। एक विद्युत या जीवित
एक लाइव होता है विद्युत या जीवित होता है, उसके बाद में एक उदासीन होता है यानी कि नेचुरल होता है, और एक होता है अर्थ यानी कि भू अर्थ, समझे। यानी कि घरे में जो जो विद्युत सप्लाई होने वाला तार है, एक तो लाइव होगा यानी कि जीवित होगा जिसमें विद्युत धारा होगा, और दूसरा उदासीन होता है, नेगेटिव वायर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और तीसरा होता है भू से संबंधित यानी कि जमीन। विद्युत उपकरणों में अर्थिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि भू तार का संबंध पृथ्वी से होता है और यह एक सुरक्षा का साधन है। विद्युत उपकरणों में अर्थिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह भू तार का संबंध पृथ्वी से होता है और यह एक सुरक्षा का साधन है। 3 पिन बिजली में प्लग के सबसे लंबी पिन को किस सिरे से जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। 3 पिन बिजली के प्लग में, 3 पिन का जो बिजली प्लग में सबसे लंबी पिन को किस सिरे से जोड़ना चाहिए? तो आपका आधार सिरा से जोड़ना चाहिए। किससे? आधार सिरा से जोड़ना चाहिए। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। विद्युत धारा और आवेश के क्या संबंध है? तो विद्युत धारा इक्वल टू Q/T होता है। ठीक है, विद्युत धारा जो होता है ना, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा टाइम। ठीक है, आवेश बटा समय होता है। ठीक है, Q/IT होता है, यानी कि I बराबर Q/T होता है। ओके, इसमें दे रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखने पर प्रयुक्त विद्युत धारा की इकाई क्या होगी? तो 0.4 यूनिट होगा। ठीक है, 4 घंटा है तो 4 × 100 = 1000। ठीक है, तो 1000 से गुना करेंगे, भागा करेंगे तो 2 से कट गया, यानी 0.4 यूनिट हो जाएगा प्रयुक्त विद्युत धारा। क्योंकि विद्युत धारा ऊर्जा के यूनिट वाट इंटू घंटा 8/1000 होता है। ठीक है, 100 वाट का एक बल्ब को 8 घंटे प्रतिदिन जलाता है तो अप्रैल माह में कुल कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो 8 घंटे प्रतिदिन जलता है, 100 वाट का है, तो अप्रैल महीना में जो होता है ना, कितना होता है? लगभग 28 दिन होता है। तो 28 × 8 यानी कि 28 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 64 के 4, 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, यानी कि 200 इतना। तो उधर से जो होता है ना, 100 से भाग 1.1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 22.4 यूनिट कितना हो जाएगा? 8 घंटा प्रतिदिन, तो 8 × 64 होता है ना, 8 × 64 होता है ना, तो 24 यूनिट हो जाएगा। ठीक, दिन भी ना गुना करना है। ओके, उसके बाद में दिया है कि 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितनी विद्युत ऊर्जा होगी? ठीक है, तो 100 × 1, 1000 से 1000 कट गया, और 5 इंटू, तो 5 हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, रुपये। उसके बाद में है कि बिजली खपत का बिल किसके मापने पर आधारित होता है? तो वाट। ठीक है, बिजली खपत का बिल किससे? तो वो कितने वाट जो होता है ना, कितना वाट का है, बिजली के मापन पर आधारित है, वाट। तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना करने पर विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? शक्ति 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक गुना विद्युत धारा में जो होता है ना, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। अगर वोल्ट को दोगुना कर देंगे I को, यानी कि विद्युत धारा को I को दोगुना किया जाता है और V को दोगुना किया जाता है, प्रत्येक को दोगुना कर दिया तो विद्युत शक्ति जो होता है ना, शक्ति का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है। ठीक है, शक्ति का मान 4 गुना हो जाता है। उसके बाद में है कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? तो उदासीन तार कहलाता है। जो काले रंग का है तो वह उसे उदासीन तार कहेंगे। घरों में पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि का संयोजन किस क्रम में होता है? तो होता है समानांतर क्रम में, क्योंकि इस क्रम में संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध का सामना विभवांतर का मान प्राप्त होता है। ठीक है, निम्न प्रतिरोध और समान विभवांतर का मान प्राप्त होता है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच किस दशा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती? यदि दोनों वे समान विभव पर हो। ठीक है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुएं के बीच किस दशा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी? यदि वे समान विभव पर हो। टेलीविजन, पंखा, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली में विद्युत खपत का बढ़ता क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना, पंखा खाएगा, सबसे कम पंखा टेलीविजन, उसके बाद में टेलीविजन, उसके बाद में विद्युत प्रेस होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रिक केटली होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कम पंखा से ज़्यादा टेलीविजन में, टेलीविजन के बाद में जो होता है ना विद्युत आपका प्रेस में, प्रेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक केटली में होता है। वाटहीन
धारा। वाटलेस करंट क्या है? तो वाटलेस करंट जो होता है ना, जब परिपथ में उमीय प्रतिरोध का मान शून्य होता है तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा व्यय किए प्रवाहित होती है। ठीक है, वाटहीन धारा क्या होती है? तो जब परिपथ में वाटहीन जो होता है ना, जब परिपथ में उमीय प्रतिरोध का मान शून्य होता है, उमीय प्रतिरोध का मान शून्य होता है तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा का व्यय किए प्रवाहित होती है। ट्रांसफार्मरों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो प्रतिवर्ती विद्युत धारा की वोल्टता ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मरों के सहारे उच्चतर और निम्नतर करने के लिए। ठीक है, प्रतिवर्ती विद्युत धारा को जो होता है उच्चतम और निम्नतम करने के लिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शंस। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के क्या कार्य हैं? ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के क्या कार्य होते हैं? तो निम्न विभव की विद्युत धारा को उच्च विभव की विद्युत धारा में परिवर्तन करना। ठीक है, तो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वह क्या करता है? निम्न विद्युत धारा को उच्च की तरफ, यानी विद्युत धारा को उच्च विभव की तरफ ले जाता है। और ऊंचाई और अपचाई जो होता है ना, यह उच्च विभव विद्युत धारा को निम्न विभव विद्युत धारा की तरफ परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके बाद में है कि मोबाइल चार्जर में क्या होता है? तो मोबाइल चार्जर में अपचाई ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर होता है। ठीक है, मोबाइल चार्जर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है मोबाइल चार्जर में। स्टेप डाउन का मतलब हो जाएगा उच्च विभव को निम्न विभव की तरफ ले जाना। और आपका रेक्टिफायर होता है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत बल्ब रेखाएं किस सिरे से निकलती है और कहाँ पर समाप्त होती है? तो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो विद्युत बल्ब रेखाएं जो होती है ना, कैसे निकलती हैं? तो पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश के बीच में चल जाती हैं। ठीक है, ऋणात्मक आवेश के समाप्त होती हैं। उसके बाद किस बिंदु पर कोई आवेश किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करता है? तो किस बिंदु पर कोई आवेश जो होता है ना, किसी प्रकार का जो होता है बल का अनुभव नहीं करेंगे? तो उदासीन बिंदु पर। ठीक है, उदासीन बिंदु पर आवेश जो होता है ना, किसी बल का अनुभव नहीं करता है। इस बिंदु को दो समान प्रकृति के आवेशों द्वारा लगाया गया बल बराबर व एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। दो समान आवेश है और दोनों के बीच में लगाया गया बल विपरीत दिशा होती है, उस पर जो होता है ना उदासीन बिंदु होगा और वहाँ पे जो होता है ना बल अनुभव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक समान वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबता प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में अभिलंबता प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ जो होता है ना, परवलयाकार होता है, पैराबोलिक। यदि इस परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? यदि परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव बना देगा। यदि किसी परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो वह क्या बन जाता है? तो द्विध्रुव बन जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। क्योंकि धन व ऋण आवेश एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा विस्थापित हो जाते हैं। क्योंकि धन और ऋण आवेश जो होता है ना, एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा विस्थापित हो जाते हैं। संवहन विसर्जन होता है। संवहन विसर्जन क्या होता है? तो वायु कणों द्वारा किसी आवेशित पदार्थों की सतह से आवेश को बाहर ले जाने की प्रक्रिया संवहन विसर्जन है। संवहन विसर्जन क्या होता है? तो संवहन विसर्जन जो होता है ना, वह होता है कि वायु कणों द्वारा किसी आवेशित पदार्थ को सतह से आवेश को बाहर ले जाने की प्रक्रिया। विद्युत पवन किसे कहते हैं? तो वायु कणों द्वारा किसी आवेशित पदार्थ की सतह से आवेश के विसर्जन के समय उत्पन्न संवहन धारा को विद्युत पवन कहते हैं। विद्युत पवन किसे कहेंगे? तो विद्युत पवन जो होता है, इलेक्ट्रिक पवन किसे कहेंगे? तो वायु कणों के द्वारा किसी आवेशित पदार्थ की सतह से, ठीक है, वायु कणों द्वारा किसी आवेशित पदार्थ की सतह से आवेश के विसर्जन के समय उत्पन्न संवहन धारा। ठीक है, उसके बाद में संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का विद्युत प्रतिरोध पर क्या उपयोग होता है? विद्युत आवेश का संग्रहण करना। ठीक है, कैपेसिटर का संधारित्र क्या है? कैपेसिटर का विद्युत परिपथ में क्या उपयोग है? तो कैपेसिटर जो होता है ना, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक आवेश का संग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आवेश का संग्रहण कौन करता है? कैपेसिटर करता है।
परिपथ में अल्प समय के लिए प्रबल विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? परिपथ में कम समय में प्रबल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, परिपथ में अल्प समय में प्रबल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो उसका प्रयोग हम संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह विद्युत धारा को क्या करता है? आवेश, विद्युत आवेश को जो होता है ना संग्रह करता है। उसके बाद में संधारित्र का मात्रक क्या है? तो कूलम पर वोल्ट या फैराड। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है ना का मात्रक क्या होता है? तो संधारित्र का मात्रक होता है आपका कूलम पर वोल्ट, कूलम जो होता है ना कूलम पर वोल्ट या फैराड। ठीक है, कूलम पर वोल्ट या फैराड होता है। फैराड की संख्या क्या है? आवेश की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 kg तुल्यांक को विद्युत अपघटन द्वारा मुक्त करती है। ठीक है, तो फैराड की संख्या क्या होती है? तो देखिए संधारित्र जो होता है ना कैपेसिटर का मात्रक होता है कूलम पर वोल्ट या फैराड, और फैराड की संख्या आवेश की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 kg तुल्यांक को विद्युत अपघट्य द्वारा मुक्त करती है। ठीक है, फैराड संख्या का मान कितना होता है? 9.65 × 10⁻7 कूलम होता है। कितना होता है? 9.65 × 10⁻7 कूलम। ठीक है, तो फैराड की संख्या कितनी होती है? तो 9.65 × 10⁻7 कूलम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रायोड और डायोड बल्बों में प्लेट धारा किस नियम का प्रयोग करती है? तो ट्रायोड और डायोड बल्बों में प्लेट धारा किस नियम का पालन करती है? तो चाइल्ड लैंगमुर नियम का प्रयोग करती है। धारा मापी। गैल्वेनोमीटर यंत्र क्या है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति को बतलाएगा गैल्वेनोमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताएगा कौन? तो गैल्वेनोमीटर। धारामापी यंत्र द्वारा गैल्वेनोमीटर द्वारा किस एम्पियर तक की धारा मापी जा सकती है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर तक के 10⁻⁻6 एम्पियर तक के जो होता है ना 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धारा कौन मापता है? तो गैल्वेनोमीटर धारामापी माप सकता है। डिस्क धारा की अपेक्षा समान वोल्टेज की प्रतिवर्ती धारा अधिक खतरनाक क्यों होती है? तो डिस्क धारा जो होती है ना यानी कि डायरेक्ट करंट और आपका अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि 220 वोल्ट की अल्टरनेटिव करंट का वास्तविक मान प्लस 311 वोल्ट तक होता है। ठीक है, क्योंकि 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट का वास्तव मान जो होता है ना प्लस माइनस 311 वोल्ट तक होता है, जबकि 220 वोल्ट की डीसी का वास्तविक मान 220 वोल्ट ही होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि भारत में घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टेज व आवृत्ति क्या होती है? तो शिखर वोल्टेज जो होता है ना प्लस माइनस 311 वोल्ट व 50 हर्ट्ज। भारत में के घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टेज जो होता है ना प्लस माइनस 311 वोल्ट या आवृत्ति जो होती है ना 50 हर्ट्ज होती है। घरों में सप्लाई होने वाली प्रतिवर्ती धारा एसी का समान वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, समान वोल्टेज, और शिखर 311 प्लस माइनस। ठीक है, मानव शरीर जो होता है ना शुष्क होने पर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है? तो 10⁻6 ओम। गैल्वेनोमीटर के 10⁻⁻6 एम्पियर तक नाप सकते हैं। ठीक है, मानव शरीर जो होता है ना कि विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम जो होता है ना मानव शरीर क्या हो जाता है जो शुष्क होने पर। मानव शरीर जो नम्न होगा तो विद्युत प्रतिरोध का बना 10⁻2 ओम होता है। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध का परिपथ जो होता है ना 10⁻2 ओम जो गीला होगा यानी कि नम होगा, शुष्क होगा 10⁻6। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटन का फैराड ने दिया है। तो विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया है? तो विद्युत अपघटन का नियम जो होता है ना किसने दिया है? तो विद्युत अपघटन का नियम फैराड ने दिया है। ठीक है, उसके बाद में कि फैराड का विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया है? तो फैराड ने दिया है। तो फैराड का विद्युत अपघटन का नियम एक, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए कुल पदार्थों का द्रव्यमान संपूर्ण विद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विद्युत अपघटन का नियम फैराड ने दिया है, और प्रथम नियम फैराड का क्या है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान संपूर्ण विद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात m यानी कि मास अनुक्रमानुपाती q यानी कि आवेश, या m = zq mz/it
Q बराबर IT होता है, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, ठीक है। और M मास जो होता है ना, Z क्या है इसमें, तो एक नियतांक है। मुक्त तत्वों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। मुक्त तत्वों के द्रव्यमान जो होता है ना, मुक्त तत्वों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात M1 यानी कि मास 1 बटा मास 2 इक्वल टू Z1 बटा Z2, ठीक, Z1 बटा Z2, M1 बटा M2 बराबर Z1 बटा Z2। बहुमापी यानी कि मल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो मल्टीमीटर से हम विद्युत धारा मापेंगे। मल्टीमीटर से हम किसका मापेंगे, विद्युत धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध। विद्युत धारा V बराबर IR होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, उसके बाद में वोल्ट हो जाएगा, और प्रतिरोध V बराबर IR ओम के नियम का, यानी कि मल्टीमीटर से विद्युत धारा, वोल्ट और प्रतिरोध तीनों मापते हैं। चुंबकीय तत्व की दिशा संबंधी नियम कौन कौन से हैं, तो चुंबक की दिशा के संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। चुंबकत्व के दिशा संबंधी नियम कौन कौन से हैं, तो चुंबकत्व से संबंधित जो नियम जो है ना, कौन कौन से हैं, तो चुंबकत्व से संबंधित जो नियम है कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम जो होता है चुंबकत्व की दिशा संबंधी कौन से नियम है, तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, और मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो चुंबकत्व की दिशा को कौन बताता है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण अंगूठा हस्त नियम, ठीक है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। उसके बाद में हो जाएगा मैक्सवेल के क्रॉस स्क्रू नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किस वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटनाएं हैं, तो ऑस्ट्रेड ने। किस वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटनाएं हैं, तो ऑस्ट्रेड ने। किसने, तो ऑस्ट्रेड ने बताया था। चुंबकत्व को मुक्त रूप से लटका देने पर यह किन दिशाओं को सूचित करता है, उत्तर और दक्षिण दिशा को। उत्तर दिशा उत्तरी ध्रुव या धनात्मक ध्रुव, या दक्षिणी दिशा दक्षिणी ध्रुव या ऋणात्मक ध्रुव होता है, ठीक है। क्या चुंबक को तोड़ने पर उसके ध्रुव अलग हो जाते हैं, नहीं, ठीक है, क्योंकि टूटे हुए भाग पुनः चुंबक बन जाता है और प्रत्येक भाग में संपूर्ण चुंबकत्व के गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है। चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, तो एक काल्पनिक रेखाएं होती है। चुंबकीय रेखा क्या होती है, चुंबकीय रेखा जो होता है ना, एक फॉल्स रेखाएं होती है, एक काल्पनिक रेखाएं होती है। चुंबकीय रेखाएं की संरचना की दिशा क्या होती है, चुंबकीय रेखा की संचरण की दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चुंबक के बाहर। चुंबकीय रेखाएं की संचरण की दिशा जो चुंबक के बाहर होगा ना, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण के उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव से उत्तर जब चुंबक के अंदर होगा, तो चुंबक के अंदर जो धारा होगा वो होता है दक्षिण से उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वहीं विद्युत धारा कहेगा तो विद्युत धारा अदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं ना, क्या होगा, सदिश राशि होते हैं। बल और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, ठीक है, और सीजीएस में गॉस होता है, एक गॉस 10⁻⁴ टॉस टेस्ला, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और इस टाइप मित्रक, और इसका सीजीएस में गॉस होता है, एक गॉस बराबर 10⁴ टेस्ला, 10⁴ टेस्ला। चुंबकीय बल रेखाएं के क्या गुण हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के क्या गुण हैं, तो ये बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकल करके वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती है सदैव, और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं आपका वक्र बनाते हुए। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं की दो जो निकलने वाली रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे प्रबल होगा वहाँ पे बल रेखाएं क्या होगी, निकट होंगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर और बराबर दूरियों पर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होगी, एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा वो परस्पर समानांतर और बराबर दूरियों पर होगी। ये रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ना, एक बंद वक्र बनाती है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। उसके बाद में कि डायनेमो जिस बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं वो वास्तव में क्या है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। डायनेमो
जिसे बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है वो ऊर्जा का क्या है, परिवर्तक होता है। डायनेमो क्या है, परिवर्तक होता है। डायनेमो और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डायनेमो और विद्युत मोटर, डायनेमो जो होता है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं डायनेमो और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करेंगे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि घरों में प्रयुक्त बल्ब प्रतिवर्ती धारा से प्रकाशित होने पर जलता बुझता रहता है, लेकिन हमें उसका आभास नहीं होता दृष्टि निर्वर्धन के कारण। घरों में प्रयुक्त बल्ब प्रतिवर्ती धारा से प्रकाशित होने पर जलता बुझता रहता है, ठीक है, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता, क्योंकि दृष्टि निर्बंधन के कारण होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, कम वोल्ट पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों? कम वोल्टेज पर काम करने पर जो होता है ना आपका विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, जो वोल्टेज की प्रतिलोमानुपाती होती है। ठीक, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत धारा, क्योंकि वो अधिक आपका वोल्टेज खींचेगा, विद्युत धारा खींचेगा, जो वोल्टेज की प्रतिलोमानुपाती यानी कि विपरीतानुपाती होती है। फैराड स्थिरांक क्या है, तो एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराड स्थिरांक क्या है, तो फैराड स्थिरांक जो होता है ना एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या कारण हैं, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या कारण है, तो भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या कारण है, तो भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में से कौन सा तत्व प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ठीक है, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में से कौन सी तत्व प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, तो अनुचुंबकीय है। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम इत्यादि सभी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन हो जाएगा। अनुचुंबकीय में कौन कौन से होते हैं, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, अनुचुंबकीय में ऑक्सीजन, उसके बाद में प्लेटिनम हो जाएगा, उसके बाद में क्रोमियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा और एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो अनुचुंबकीय में कौन कौन होते हैं, तो एक तो ऑक्सीजन होता है, उसके बाद में सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम से एल्युमिनियम, उसके बाद प्लेटिनम, क्रोमियम और एल्युमिनियम। ठीक है, तो कौन कौन होता है, तो लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय में एक तो ऑक्सीजन होगा, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम अनुचुंबकीय है। ठीक है, विभिन्न युक्तियों और उनके द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा का स्वरूप। ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है ना, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। मोमबत्ती पहले रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलेगा और फिर ऊष्मा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करता है, मोमबत्ती जो होता है ना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन, तो माइक्रो है, तो माइक्रो क्या करेगा, माइक्रो यानी कि ध्वनि को, माइक्रोफोन क्या होता है, ध्वनि को विद्युत में बदलेगा। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद में है विद्युत सेल हो गया। उसके बाद में सितार क्या करेगा, सितार यांत्रिक को जो होता है ना विद्युत ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो होता है ना यांत्रिक को ध्वनि में। ट्यूबलाइट जो होता है ना विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। ट्यूबलाइट जो होता है ना, ट्यूबलाइट हम लोग जलाते हैं, वह क्या करेगा, विद्युत को प्रकाश में बदलता है। सोलर सेल जो होता है ना प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो होता है ना ऊपर से सौर ऊर्जा जो आती है, सौर यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर सेल। विद्युत बल्ब जो होता है ना विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, आपका प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलेगा। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद में है कि फायर अलार्म में किसका प्रयोग किया जाता है, फोटो सेल का। फायर अलार्म जो होता है ना आग वाला अलार्म जो होता है ना, आग लगने पर जो अलार्म बजता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे, फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर कौन सा मान अंकित होता है, तो 6500 केल्विन के 6500 के। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर कौन सा मान अंकित होता है,
तो प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर कौन सा मान अंकित होता है, तो 6500 के होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि CMYK क्या है, तो 4 इंक प्लेट्स यूज्ड इन सम कलर प्रिंटिंग। ठीक है, 4 कलर जो होता है ना प्लेट्स इन सम कलर प्रिंटिंग में। ठीक है, 4 इंक प्लेट्स यूज्ड इन सम कलर प्रिंटिंग, जैसे कि सियान कलर, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक किससे संबंधित है, तो ऑफसेट मुद्रण से। ऑफसेट मुद्रण से कौन से 4 आपका कलर है, CM, यानी कि C से सियान, उसे मैजेंटा, Y से हो जाएगा येलो और K से काला। ठीक है, K से क्या हो जाएगा, ब्लैक यानी कि काला। सियान, मैजेंटा, CMYK। ठीक है, मैजेंटा, येलो और काला, ये सब है ऑफसेट मुद्रण से। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी, 1 मार्च 2002 को। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब का है, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत जो होता है ना 1 मार्च, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत जो होता है 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई है। यदि कई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़े हुए हों और एक बल्ब फ्यूज हो, तो अन्य बल्बों की क्या प्रतिक्रिया हुई, अन्य बल्ब, सभी बल्ब जलेंगे। ठीक है, वहीं समानांतर क्रम में है तो ठीक है, और श्रेणी क्रम में रहता तो सभी के सभी नहीं जलते। सजावटी लड़ियों में बल्ब किस क्रम में संयोजित होता है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। सजावटी जो लड़ियाँ होती हैं, जो दिवाली के समय में जो लड़ियाँ जलाई जाती हैं, तो उसमें कैसा होता है, तो श्रेणी क्रम में, इसलिए कि एक बल्ब भी खराब होने पर परिपथ टूट जाता है और सभी बल्ब बुझ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है, तो इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है ना हेतु नीला होता है। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। यदि वायर के व्यास को आधा कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यदि वायर के व्यास का मान जो होता है आधा कर दिया जाए तो उसके प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 रह जाएगी। विभवांतर में स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा, तो धारा दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, किसी विद्युत सर्किट में के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य की जो इकाई का आवेश का हस्तांतरण हुआ उस कार्य को विभवांतर कहते हैं। अच्छा विद्युत चालक कौन है, तो ग्रेफाइट है। अच्छा विद्युत चालक कौन है, तो अच्छा विद्युत चालक कहेगा तो ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट अच्छा विद्युत चालक है। बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे के तार को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों, क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत संचलन करता है। ठीक है, लोहे की अपेक्षा ज़्यादा संचलन जो होता है विद्युत का संचालन कौन करता है, तांबा करता है। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, तो ग्लूकोज का घोल। ग्लूकोज के घोल से जो होता है ना विद्युत के चालक नहीं है। कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो कौन सा घोल जो होता है ना विद्युत का चालक नहीं है, तो ग्लूकोज का घोल होता है। ठीक है, सड़कों या गलियों में प्रकाश लैंपों का संयोजन किस क्रम में किया जाता है, तो समानांतर क्रम में किया जाता है। सड़कों या गलियों में जो प्रकाश का लैंपों का संचरण समानांतर में होता है। किस क्रम के संयोजन में उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से प्रत्येक न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, तो समानांतर क्रम के संयोजन में। किस क्रम के संयोजन में उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से प्रत्येक न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, समानांतर क्रम में होता है। ठीक है, किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो अन्य विद्युतीय उपकरण क्या होगा, अन्य सभी उपकरण समान रूप से कार्य करते रहेंगे। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 का क्या अर्थ है। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 का क्या अर्थ है। बल्ब प्रति सेकेंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करती है। बल्ब जो होता है ना प्रति सेकेंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा कार्य करेगी। ठीक है, 100 है तो पर सेकेंड जो होता है ना 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करती है। ठीक है, दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो दिष्ट धारा जो होता है ना उसकी 0 हर्ट्ज होती है और इलेक्ट्रिक करंट के जो होता है ना 50 हर्ट्ज होती है। 50 अल्टरनेटिव करंट के 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, दिष्ट धारा के 0 हर्ट्ज।
यदि एक फ्यूज तार का मान जो होता है ना 8 एम्पियर है तो परिपथ में धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। ठीक है, यदि एक फ्यूज का मान 8A है, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तो परिपथ में धारा 8A से अधिक होने पर क्या होगा, फ्यूज पिघल जाएगा। मेटल डिटेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मेटल डिटेक्टर जो होता है ना किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर मेटल डिटेक्टर, उसके बाद में हमारा डायनेमो, उसके बाद में विद्युत मोटर, डायनेमो और मेटल डिटेक्टर, ये सब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिटेक्टर भी देखिए, मेटल डिटेक्टर और माइक्रोफोन, मेटल डिटेक्टर हो गया, माइक्रोफोन, ये सब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कुंडली के गति की दिशा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत 90 डिग्री होती है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुम्बकीय की दिशा में लंबवत 90 डिग्री होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, एन फेरो वाली किसी कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरो वाली कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना होगी, तो n गुना होती है। एन फेरो वाली किसी कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यह जो होता है ना सदिश राशि होती है। तो एन फेरो वाली किसी कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरो वाली कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना होती है। ठीक है, उसके बाद में चुंबकीय प्रभाव के आधार पर चुंबकीय पदार्थों की श्रेणियाँ। देखिए, एक अनुचुंबकीय होगा, लौह चुंबकीय और प्रति चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय को हमने देखा कि अनुचुंबकीय में कौन कौन से होता है, एक ऑक्सीजन होता है, उसके बाद में क्रोमियम होता है, उसके बाद में पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। ठीक है, आदि ये सब जो होता है ना क्या होते हैं, तो अनुचुंबकीय होती है। तो अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ऐसे पदार्थ। ठीक है, अनुचुंबकीय को देखते हैं। तो अनुचुंबकीय में है कि ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि समानांतर में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में चुंबकित होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र में के समानांतर में। तो कौन होगा, जैसे कि प्लेटिनम, जैसे क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम। ठीक है, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब है अनुचुंबकीय। ये बहुत कम जो होता है ना ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में समानांतर में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय क्या है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, लौह चुंबकीय क्या हो जाएगा कि एकदम प्रबल रूप से जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है ना प्रबल रूप से चुंबकित हो, जैसे कि लोहा, निकेल, ठीक है, कोबाल्ट आदि। और उसके बाद में आता है, उसके बाद में है कि प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय क्या है, तो ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में लंबवत रूप से चुंबकित हो, अर्थात विपरीत दिशा में। ठीक है, ऐसे चुंबकीय, देखिए अनुचुंबकीय हमने पढ़ा, उसके बाद लौह चुंबकीय वाला प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जो होता है ना ऐसा पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र की दिशा में, जो चुंबक क्षेत्र की दिशा में लंबवत रूप से चुंबकित हो, लंबवत रूप से यानी कि आपका विपरीत दिशा में चुंबकित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जैसे कि इसमें होता है आपका बिस्मिथ हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, बिस्मिथ प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, एंटीमनी प्रतिचुंबकीय, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, शीशा, जल, हवा, एल्कोहल, हाइड्रोजन इत्यादि। ठीक है, ये सब प्रतिचुंबकीय है। बिस्मिथ हो जाएगा, बिस्मिथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, शीशा, जल, हवा, एल्कोहल, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, प्रतिचुंबकीय है। उसके बाद में है कि विद्युत चुंबक का प्रायः किस धारा द्वारा बनाया जाता है, तो नर्म लोहे से। विद्युत चुंबक प्रायः किस धातु का बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक जो होता है ना प्रायः हम किस धातु से बनाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो होता है ना प्रायः हम नर्म लोहे से बनाते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित की जाती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित की जाती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से जो होता है ना लेपित की जाती है। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है,
तो स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो भौगोलिक अक्ष के साथ 11.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 11.5 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय छड़ के ध्रुवों के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाए जाने पर कैसा व्यवहार करेगा? तो ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षण होती है। चुंबकीय छड़ के ध्रुवों के पास, जो चुंबक का छड़ है उसके ध्रुव के पास अगर प्रति चुंबकीय पदार्थ को लाएंगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ को अगर लाते हैं, यानी कि जैसे कि बिस्मिथ एंटीमनी हो जाएगा, सोना चांदी, ये सब जो होता है ना, प्रति चुंबकीय छड़ को लाएंगे तो कैसा व्यवहार करेगा? ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षण का प्रभाव करेगा, व्यवहार करेगा। किस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? तो क्यूरी ताप पर। ठीक है, जो लौह चुंबकीय जो पदार्थ है, किस तापमान पर, किस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय जैसे कि आपका लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब जो होता है अनुचुंबकीय बन जाएगा। तो क्यूरी ताप पर। किस पर? तो क्यूरी ताप पर। हेनरी किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पादित विद्युत किस प्रकार की होती है? तो प्रतिवर्ती विद्युत धारा होती है। विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पादित विद्युत किस प्रकार की होती है? तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है। विद्युत उत्पादन केंद्र पर उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की वोल्टता कितनी होती है? विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, विद्युत उत्पादन सेंटर केंद्र पर उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की वोल्टता कितनी होती है? तो 22,000 वोल्ट होता है लगभग। ठीक है, कितनी होती है? तो 22,000 वोल्टेज होता है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाए, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को हम एक श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो परिपथ की कुल धारा का मान क्या होगा? परिपथ की धारा घट जाएगी। ठीक है, परिपथ की धारा क्या होगी? वोल्ट अगर समान रख के हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? परिपथ की धारा क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, उसके बाद में है कि इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड, इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होगा? तो नीला होता है। न्यूट्रल का क्या होता है? नीला होता है। एक लाल विद्युतमय होगा, लाल रंग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोड में जो होता है ना विद्युतमय कौन होगा? लाल होगा। हरा जो होता है ना भूतार होता है, हरा जो होता है ना जमीन वाला भूतार हो गया। न्यूट्रल आपका नीला हो गया, न्यूट्रल से नीला, न्यूट्रल से नीला हो जाएगा, हरा भूतार हो गया। नीला या काला जो होता है ना उदासीन होता है, नीला या काला उदासीन होता है। काला को भी ले सकते हैं अगर नीला नहीं हुआ तो। ठीक है, नीला काला दोनों दिया हो ऑप्शन में, तब नीला ही मारेंगे। तो इलेक्ट्रिक वायर हेतु जो होता है ना अंतर्राष्ट्रीय कोड के अनुसार रंग कोड कौन है? तो आपका विद्युतमय कौन होगा? लाल होगा। हरा धातु भूमितार हो जाएगा, भूतार होगा। नीला जो होता है ना उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, या काला भी होगा। ऐसे वायर जो घरों के में बिजली संचालित करते हैं बाह्यतम परत पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का, PVC का। ठीक है, जो घर में बिजली संचालित करने हेतु जो आपका वायर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वायर जो घर में बिजली संचालित करने हेतु प्रयोग में किया जाता है उसके बाह्य परत किसके बनी होती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग होता है। AC और DC क्या होता है? तो चार्ज का प्रवाह है। ठीक है, AC और DC क्या है? यानी कि आवेश, यानी कि चार्ज ऑफ फ्लो, यानी कि चार्ज का प्रवाह है। ठीक है, यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तो उसका प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ठीक है, 1/4 हो जाएगी। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज का मान समान रहे तो सर्किट प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। ठीक है, आधा करें, अगर विद्युत प्रतिरोध दुगुना कर देंगे तो विद्युत धारा आधा हो जाएगी। ठीक है, तांबा का प्रतिरोधकता क्या है? तो तांबा का प्रतिरोधकता 1.69 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। तो तांबा का प्रतिरोधकता क्या है? तो तांबा का प्रतिरोधकता जो होता है ना 1.69 × 10⁻8। ठीक है, 1.69 × 10⁻8 होता है। धातु के चालक का प्रतिरोध क्या है? तार की लंबाई के समानुपाती। धातु के चालक का प्रतिरोध जो होता है ना उसके तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभावित नहीं होता? दाब। चालक के प्रतिरोध को क्या प्रभावित नहीं करता है? दाब। LED में लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ईका सिलिकॉन क्या है? ईका सिलिकॉन किसे कहते हैं? जर्मेनियम को कहते हैं। ईका सिलिकॉन किसे कहते हैं? तो जर्मेनियम को कहते हैं ईका सिलिकॉन। ठीक है, पारा, मैग्नीज, लोहा, एवोनाइट में से कौन एक विद्युत का चालक नहीं है? तो पारा है, मैग्नीज है और लोहा विद्युत का चालक है।
लेकिन एबोनाइट जो होता है नहीं है। ठीक है, एबोनाइट जो होता है विद्युत का कुछ सुचालक नहीं है, विद्युत का चालक एबोनाइट नहीं होता है। मैग्नीज, पारा, लोहा होता है। धारिता, आवेश और विभव के बीच क्या संबंध है? आवेश बराबर होता है, आवेश क्या होता है, आवेश जो होता है ना Q बराबर जो होता है ना धारिता इंटू विभव होता है। धारिता गुना विभव जो होता है ना आपका आवेश होता है। आवेश जो होता है ना धारिता Q बराबर CV होता है। Q बराबर CV। धारिता जो होता है ना कैपेसिटर, धारिता संधारित्र जो होता है C और विभव वोल्ट। CV किसका होता है? Q बराबर होता है। उसके बाद में समान ताप व दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे? अवोगाद्रो का नियम कहेंगे। समान ताप व दाब की स्थिति में, समान ताप व दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो का नियम। गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ करके वोल्ट मीटर में परिवर्तन किया जा सकता है? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा करके। गैल्वेनोमीटर जो होता है ना कितने धारा नाप सकते हैं? 10⁻6 एम्पियर तक माप सकती है। तो गैल्वेनोमीटर को हम किस क्रम में जोड़ करके वोल्ट मीटर में परिवर्तन कर देंगे? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा करके, श्रेणी क्रम में क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध लगा देंगे। तो गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ करके आम मीटर में परिवर्तित करेंगे? तो समानांतर क्रम में। देखिए वोल्ट मीटर में बदलेंगे गैल्वेनोमीटर को, तो उसके लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उच्च प्रतिरोध लगा करके। ठीक है, और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे आम मीटर बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को आम मीटर बनाने के लिए समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगा करके। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए कौन से घटक है? तो संघटक है, कंडेंसर है। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः क्या है? तो रेडियो के ट्यूनिंग के लिए कौन सा है? तो संघटक जो होता है ना कंडेंसर होता है। रेडियो के ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त संघटक मूलतः क्या है? संघटक यानी कि कंडेंसर होता है। अर्धचालक में उपयुक्त विद्युतताओं को मिलाने को क्या कहा जाता है? तो संनेहक कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहा जाता है? तो अर्धचालक में जो हम अशुद्धियाँ मिलाएंगे उसे हम डोपिंग कहते हैं, संनेहक कहते हैं। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, और शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, शुद्ध जल क्या होता है? तो शुद्ध जल जो होता है ना विद्युत का कुचालक होता है, तथा अशुद्ध जल जो होता है ना विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक।